नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पहली सैलरी से निवेश से लेकर 60 के बाद टेंशन फ्री लाइफ तक, ये पूरा एक ऐसा लाइफ स्पैन होता है जिसमें आप अलग अलग अपने गोल्स को पूरा करते हैं, अलग स्टेजेस से गुजरते हैं और वैसे ही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग स्टेज भी होने चाहिए। तो कैसे आप अलग अलग स्टेज से गुजरते हुए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को पूरा कर सकते हैं, इस पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। रिटायरमेंट प्लानिंग के 3 खास स्टेज आज हम डिस्कस करेंगे और उससे पहले अपने खास मेहमान का परिचय करा दें। अनिल चोपड़ा हमारे साथ है, ग्रुप डायरेक्टर हैं फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल, और साथ ही राजीव शास्त्री हमारे साथ हैं, आज सीईओ हैं एनजे एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अनिल जी और राजीव जी, आप दोनों का ही स्वागत करते हैं मनी गुरु में आज। जैसा मैंने शुरुआत में बोला अनिल जी, रिटायरमेंट प्लानिंग बेहद ही खास लक्ष्य होता है हर किसी के फाइनेंशियल लाइफ में, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े कुछ बड़े सवाल भी होते हैं जो हमारे मन में घूमते रहते हैं कि हमें चाहिए क्या रिटायरमेंट प्लानिंग से। मसलन जो हमारी कुछ ज़रूरतें हैं जो रिटायरमेंट के बाद पूरी होंगी, या जिस तरीके से हम महंगाई से दो चार हो रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है स्वाति। वो इसलिए कि जो लॉन्जेविटी है वो इम्प्रूव होती जा रही है, जो हमारा जीवन की लंबाई है वो बढ़ती जा रही है। 60 साल में रिटायर हो जाते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि सेंचुरी लगाई जाए, 100 साल को पार किया जाए। और अभी तो हम सब लोग कोरोना सर्वाइवर्स हैं, हम सबको समझ में आ गया है कि कैसे हमने थोड़ा कम खाना है, थोड़ा ज्यादा चलना है, थोड़ा आयुर्वेदा करेंगे और 100 साल तक जिएंगे। तो 60 के बाद जो इतना लंबा पीरियड है, 90, 95, 100 तक का, 30-35 साल का, उस लंबे पीरियड में देखिए महंगाई होगी और खर्चे जो है लगातार बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा कभी ना कभी बीमारी आ घेर सकती है। पूरी कोशिश करेंगे कि किसी किस्म की कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी 85-90 पे आके थोड़ी बहुत हमको उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आजकल जो है बच्चे बाहर जाके सेटल हो रहे हैं, पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, बच्चे उनके अमेरिका में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उनसे मिलने जाने के लिए उनको टिकट की व्यवस्था करनी होगी हर 2-3 साल के बाद। इसी तरह से भारतवर्ष के अंदर भी लोग रहते हैं पुणे में और बेटा उनका बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, या लोग रहते हैं दिल्ली में और उनकी बेटी की शादी होगी कोलकाता में, तो उनको मिलने जाने के लिए भी उनको पैसे चाहिए। इसके अलावा 4 धाम की यात्रा करनी है, पूरी दुनिया घूमनी है, अलास्का क्रूज करना है, सिंगापुर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। ये सारे बड़े बड़े जो हमारे जो ख्वाब हैं, सच्चाइयां हैं, रिटायरमेंट के बाद की कंफर्टेबल लाइफ हमने व्यतीत करनी है। हमको ड्राइवर भी चाहिए, मेड भी चाहिए, हमारे क्लब मेंबरशिप भी है। तो इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए हमें काफी बड़ी रकम की जरूरत है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग एक जो आर्थिक लक्ष्य है, वो हमारे जीवन के जो 5 बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं उनमें सबसे बड़ा है। इसको हम बोलते हैं ये फादर ऑफ ऑल गोल्स है। बाकी जो 4 गोल्स हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और अपना घर बनाना और एक कार खरीदना, उन चारों को मिला के भी जो अमाउंट बनता है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा रकम चाहिए होती है हमको सिर्फ इस एक गोल के लिए, जिसका नाम है रिटायरमेंट प्लानिंग। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस चैनल पे आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लाखों लोगों के लिए बहुत इसमें काम की बातें होने वाली है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग नंबर 1 सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट गोल है और इसकी तैयारी हमको शुरू कर देनी चाहिए। कब से? कई लोग पूछते हैं कि कब स्टार्ट करना चाहिए। इसका जो उत्तर है बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही कंसिस्टेंट है। वो ये है कि अपनी पहली तनख्वाह से, यानी जैसे ही आप 24, 25, 26 पे अपनी स्टार्ट करते हैं कैरियर, पहली ही तनख्वाह से कुछ प्रोविडेंट फंड में, कुछ म्यूचुअल फंडशिप में, कुछ एनपीएस में करके, ताकि जब तक आप रिटायर हों, आपके जो गोल्डन ईयर्स हैं वो डायमंड ईयर्स बन जाए। तो ये इंपॉर्टेंस है। इसलिए इसकी प्लानिंग जितनी जल्दी हो, जितनी शुरुआत जल्दी हो, उतनी ही आपकी जो सेकंड इनिंग है वो बढ़िया निकलेगी। बिल्कुल। तो पहली सैलरी से पहला निवेश, राजीव, मैं यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम कहते हैं कि पहली सैलरी से आप जब निवेश करते हैं तो आपको अपने रिटायरमेंट तक का जो एक पूरा नजरिया है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। इसमें लेकिन कई स्टेजेस आते हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम यूजुअली एक बेहतर लाइफ स्पैन या फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एक पूरा एक फ्रेम होता है उसमें हम उसको डिफाइन करते हैं। वो होता है 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वो है एक्यूमुलेशन फेज, कंसोलिडेशन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मैं एक्यूमुलेशन फेज पे आती हूँ क्योंकि अनिल जी ने बोला कि आपको पहली सैलरी से निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। जो एक्यूमुलेशन फेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक निवेशक हैं वो कंपैरेटिवली यंग होते हैं और वो केयर फ्री लाइफ जी रहे होते हैं। उस टाइम पर शादी नहीं हुई होती, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं। तो एक्यूमुलेशन फेज में यूजुअली एक जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो कैसी हो?
तो जैसा कि अनिल जी ने कहा कि लाइफ स्पैन बढ़ते जा रहा है, तो अक्यूमुलेशन फेज में जब आप शुरुआत करते हैं, लेट से 20-25 साल की उम्र में अगर आप निवेश की शुरुआत कर रहे हैं और अगर आप 90, 95, 100 की उम्र तक जिएंगे, तो ये सबसे लंबे अरसे वाली इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाती है। और सबसे लंबे वाली इन्वेस्टमेंट में आपका जो निवेश का अमाउंट है, वो ज्यादा मायने नहीं रखता, उसका रिटर्न जो आता है और उसका इन्फ्लेशन से ज्यादा कितना रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। तो इसको यू हैव टू लुक एट इन्वेस्टिंग। ये जो पैसा है इसको ऐसे तरीके से इन्वेस्ट करना है कि ये इन्फ्लेशन को लंबे समय पे बीट कर सके। और आज की तारीख में सिर्फ दो तरीके हैं ये करने के। एक, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री गोल्ड हैज मैनेज्ड टू बीट इन्फ्लेशन कंफर्टेबली। सेकंड, इक्विटी हैज कंसिस्टेंटली, सिर्फ अपने देश में नहीं पूरे दुनिया भर में इक्विटी ने इन्फ्लेशन को बहुत कंसिस्टेंटली बीट किया है। तो जब आप शुरुआत कर रहे हैं कंसोलिडेट आपके एक्यूमुलेशन फेज में, तो आपका बड़ा से बड़ा एसेट एलोकेशन इक्विटी की तरफ होना चाहिए, हाई रिस्क एसेट्स की तरफ होना चाहिए, ताकि उसको लंबे अरसे पे इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रिटर्न जनरेट कर सके। और उस इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आप एक वेल्थ जनरेट कर सके। एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपने 1986 में 1000 रुपए की जो चीज थी वो आज 10,000 रुपए के आसपास हो गई है, गवर्नमेंट के फिगर्स जो सीपीआई नंबर्स हैं उसको देखते हुए। और अगर 1986 में आपने 1000 रुपए सेंसेक्स में इन्वेस्ट किए होते तो आज वो लगभग लाख रुपए के आसपास होता। तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन है ये 90,000 रुपए का आपका वेल्थ क्रिएशन हुआ है सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करने से। और अगर यही इसमें थोड़ा आउट परफॉर्मेंस मिल जाता आपको, अगर इसमें थोड़ा सा आपको इक्विटी से किसी एक्सपर्ट के इन्वेस्टमेंट के थ्रू या हमारे फैक्टर बेस्ड फंड्स जो है उनके थ्रू अगर थोड़ा आउट परफॉर्मेंस मिल जाता है इसमें, तो यही 2% आउट परफॉर्मेंस से ये जो वेल्थ है ये डबल हो जाती है। तो इतने लंबे अरसे में जो अभी समय गया है 1986 से अब तक का, उसमें ही 1000 रुपए की वैल्यू बहुत बढ़ के ट्रांसफॉर्म हो जाती है सिर्फ रिटर्न जनरेशन के थ्रू। तो बहुत लोगों के मन में ये होता है कि मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है, मैंने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की है, 1000 रुपए हैं तो मैं उससे वो इन्वेस्ट करके क्या फायदा है। आपके पास अगर 500 रुपए हैं तो आप 500 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, 1000 रुपए हैं तो 1000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी वहीं से शुरू होगी। बिल्कुल। तो सही समय पर सही निवेश, आपने जिक्र किया इक्विटी और गोल्ड ऐसे ऑप्शंस हैं जब आप निवेश की शुरुआत करते हैं तो आपको हेज अगेंस्ट महंगाई तो है ही, उसके अलावा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से ये बेहतरीन स्कीम्स है। अनिल जी, आपके हिसाब से जो एक्यूमुलेशन फेज होता है जब एक निवेशक कंपैरेटिवली एक यंगर एज में होते हैं, तो कौन सी स्कीम्स आपके हिसाब से निवेश करने लायक बेहतरीन स्कीम्स हैं? हाँ देखिए, ये काफी मिलती जुलती हैं जो राजीव जी ने बताया, पर थोड़ा सा मैं इसमें बदल के बताऊंगा कि पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें कितना सेव करना चाहिए। सारे यंग लोगों को कम से कम अपनी सालाना आमदनी का 30% मिनिमम सेव करना चाहिए। ज्यादा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे हम ये बता देंगे, अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है और कट कटा के अगर 70,000 रुपए बैंक में आते हैं, तो जो 30% की हम बात कर रहे हैं वो 1 लाख में से होना चाहिए, 70,000 में से नहीं। कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि टेक होम सैलरी का सेव करते हैं। नहीं, जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उसका 30% बचाइए और बाकी बचने उसके फिर बाकी रकम में से आप बच्चों की ट्यूशन फी भरिए, ईएमआई दीजिए, अपनी रेंट वगैरह दीजिए। अब बात आ जाती है कि जो हमने 30% मिनिमम बचाया उसको कहाँ लगाएं एक्युमुलेशन फेज में, ताकि हमारे सारे गोल्स भी पूरे होते जाएं, बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की शादी का, और सबसे जो बड़ा गोल है हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग, उसकी भी तैयारी हो जाए। तो उसके लिए हमने 4 ऐसी स्कीमें चुनी हैं जो कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं और फायदा भी उठाते हैं। वो क्या है? पहला तो है म्यूचुअल फंड्स में सिप। जैसे राजीव जी ने बताया, अच्छी अच्छी जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स हैं, उसमें अपनी क्षमता के अनुसार मंथली सिप स्टार्ट करी जाए 2,000, 5,000, 8,000, और अपनी तनख्वाह के हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उसको स्टेप अप किया जाए। स्टेप अप का मतलब स्वाति ये है कि जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होगी, आपकी लाइफ में तरक्की होगी, वैसे वैसे आपकी सेविंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो अगर आप 10,000 रुपए की सिप स्टार्ट करते हैं, उसमें लगा देते हैं कि 10% स्टेप अप, तो आप अपने आप से वो अगले साल 10 से 11,000 हो जाएगी, फिर 12,000 हो जाएगी, ताकि आपकी रकम जुड़ती जाए। तो एक तो हो गया म्यूचुअल फंड सिप। उसके अलावा प्रोविडेंट फंड्स जो हैं वो बहुत काम आते हैं। 2 तरह के प्रोविडेंट फंड बहुत ही इस्तेमाल होते हैं। एक तो ईपीएफ, जिस कंपनी में काम करते हैं उसका आपको बेसिक सैलरी का 12% तो जाता ही जाता है। उसके अलावा पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, क्योंकि इनकी रिटर्न जो है टैक्स फ्री रहती है और हमको एसेट एलोकेशन का जरूर फायदा उठाना चाहिए। काफी बड़ी रकम डेट में
बट थोड़ी रकम, काफी बड़ी रकम इक्विटी में, बट कुछ रकम डेट में भी जानी चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो है, जो हम रिकमेंड करते हैं यंग लोगों के लिए, वो है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें आप ना सिर्फ टैक्स बचाते हैं जब आप उसमें पैसा डालते हैं, बल्कि आपका एक कॉर्पस जमा हो जाता है जो आपकी पेंशन की प्लानिंग करता है, क्योंकि हर एक नौकरी में पेंशन हो ये जरूरी नहीं है। और हम यहाँ जो प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए भी कर रहे हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई फिल्म एक्टर्स हैं, कोई एथलीट्स हैं, जिनकी कोई रिटायरमेंट की कोई ऐसी प्रॉपर है ही नहीं कि उनका प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है, तो उनको चाहिए कि वो पीपीएफ खोलें, एनपीएस खोलें। तो ये 3-4 साथ में, जैसे बताया राजीव जी ने, गोल्ड म्यूचुअल फंड में या गोल्ड ईटीएफ में कुछ निवेश कर रहे हैं। तो ये 3-4 स्कीमों में लगातार छोटा छोटा निवेश करना, ये एक मंत्र है म्यूचुअल फंड, सिप्स, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस और गोल्ड म्यूचुअल फंड। ऐसे करके जब आप चलते चलेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके आर्थिक लक्ष्य आएंगे, पहले बच्चों की पढ़ाई का आएगा, वो पूरा हो जाएगा, तो बच्चों की शादी स्टाइल में हो जाएगी, उसके बाद घर बन जाएगा आपका, और फिर भी आप पाएंगे कि आपके म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है, उसके अलावा जो एनपीएस से पैसा जुड़ गया आपका, और जो प्रोविडेंट फंड्स में आपके पैसे इकट्ठे हो गए हैं, वो आपको रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए, आपको आर्थिक मोक्षा देने के लिए, आपको आर्थिक निर्वाणा देने के काम आएंगे, कारगर साबित होते हैं। अब सेकंड स्टेज पर आते हैं अनिल जी। थोड़ी देर में हम राजीव जी के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक्यूमुलेशन स्टेज के बाद हम कंसोलिडेशन स्टेज पर आते हैं। मतलब ये जब आप थोड़ा सा, आपकी लाइबिलिटीज लाइफ में बढ़ जाती है, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, और बच्चे थोड़े बड़े हो गए। इनफैक्ट राजीव जी क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव जी से पूछते हैं। राजीव जी, आफ्टर एक्यूमुलेशन फेज, कंसोलिडेशन फेज, मतलब अब जिम्मेदारियां आ गई हैं और उसके बाद कुछ और गोल्स पूरे करने हैं। इसमें यूजुअली जो निवेशक होते हैं वो थोड़ा सा बहुत अग्रेसिव रिस्क ना लेकर थोड़ा मॉडरेट रिस्क कैटेगरीज की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज देन दे आर नियरिंग टुवर्ड्स रिटायरमेंट। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक कंसोलिडेशन फेज में जो एक निवेशक है जो अपने 40s में है, उसको कैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कैसी कैटेगरीज ऐसे निवेशक के लिए सही साबित हो सकती है? कंसोलिडेशन फेज जो होता है इसमें एक बहुत जो आपके गोल्स जो होते हैं, जो आपके स्पेशली अपने बच्चों की तरफ जो गोल्स होते हैं, उनकी शादियों के, उनके पढ़ाई के, ये बहुत नजदीक आते जाते हैं। और उसमें आपको थोड़ा सा, मतलब जब जैसे वो गोल नजदीक आता है और आपको पता है कि वो पैसे की आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको उसमें थोड़ा सा जैसे कि आपने कहा, रिस्क कम करने की जरूरत पड़ जाती है। सो इस तरीके यहाँ पे इस कंसोलिडेशन फेज में आपको आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उससे अलग होके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेविंग अलग से करनी होती है। एंड उसके लिए आपको अपना कार्व आउट करना जरूरी हो जाता है कि आपका जो टोटल कॉर्पस है सेविंग्स का, उसमें से आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए या गोल्स जो नजदीक आ गए हैं उनके लिए आप अलग से कार्व आउट कर लें, और उनको कैसे आपको अचीव करना है उसके लिए आप अलग से आप उसका प्लान बना लें। जो आपका रिटायरमेंट सेविंग का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो बरकरार रहना चाहिए। अ लार्ज पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट सेविंग की तरफ डेडिकेटेड रहनी चाहिए, और वो लंबे अरसे के लिए जिस तरीके से इन्वेस्ट करते आए हैं उसी तरीके से आपको इन्वेस्ट करती रहनी पड़ती है। बिकॉज आपका जो रिटायरमेंट है वो अब भी 20 साल दूर है। आप 40 की उम्र में हो, 40-45 की उम्र में, आपका रिटायरमेंट अब भी 15 से 20 साल दूर है। तो वो एक जो इम्पोर्टेंस है उसको मेंटेन करने का, वो बहुत ऊंचा होता है। एब्सोल्युटली। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिटायरमेंट फेज, रिटायरमेंट का 3 स्टेप प्लान हम कर रहे हैं चर्चा इस पर। हमारे साथ हैं बजाज कैपिटल से अनिल चोपड़ा और साथ ही एनजे एसेट मैनेजमेंट से राजीव शास्त्री हमारे साथ हैं। अनिल जी, हम क्योंकि नेक्स्ट स्टेज की यहाँ पर बात कर रहे थे, एंड आफ्टर एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन फेज में राजीव ने बताया कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग यहाँ पर भी इंटैक्ट रहनी चाहिए, लेकिन इसमें बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी का एडिशनल गोल शामिल हो जाता है। हैविंग सेड दैट, मैं अगर स्कीम पर आऊँ और कैटेगरी पर आऊँ एक्विटी की, हाइब्रिड फंड्स कंसोलिडेशन स्टेज में क्या एक मॉडरेट रिस्क टेकर के लिए सही रिस्क टेकिंग ऑप्शन है? हाँ, देखिए, थोड़े से ना हमारे विचार यहाँ पे भिन्न हैं। जो हमने पहले बात करी एक्यूमुलेशन फेज की, उसकी जो सीमा है वो है 25 साल से स्टार्ट होकर 50 साल तक। और जो कंसोलिडेशन है, इसमें समेटने की बात है कि हम सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह लेकर आ रहे हैं क्योंकि रिटायरमेंट नजदीक आ रही है। तो कंसोलिडेशन फेज को हम बोलते हैं 50 से 60 के बीच में। उस स्टेज तक आते आते
आपकी जो इनकम लेवल्स हैं काफी इंप्रूव हो जाते हैं, आपकी लायबिलिटीज कम हो जाती हैं, ईएमआई वगैरह काफी क्लोज टू आ जाते हैं कि भी घर की आपकी पूरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, बच्चों की शादी वगैरह भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, पढ़ाई हो जाती है। उस स्टेज पे आके आपको कंसोलिडेट करना है और अपने रिटायरमेंट की तरफ सीरियस होकर तैयारी शुरू कर देनी है। वहां पे आके क्योंकि आपकी उम्र 50 साल की हो गई है तो थोड़ा उतना रिस्क नहीं ले सकते आप जितना कि आप ले सकते थे अकुमुलेशन फेज में। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे आके आप हाइब्रिड फंड्स की तरफ रुख करें। जो आपने म्यूचुअल फंड सिर्फ एग्रेसिव फंड्स में स्टार्ट कर रखे थे उनको आप कंसोलिडेट करके उनको शिफ्ट करें बैलेंस एडवांटेज फंड में या हाइब्रिड फंड्स में, जिसमें डेट और इक्विटी का बराबर बराबर का समावेश होता है। ऐसे ही आपको फिर कुछ डेफर्ड एन्युटी प्लान्स की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि अब आपकी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, बच्चों ने भी कमाना शुरू कर दिया है। तो जब आप 52-53 के हो गए हैं तब आपको चाहिए कि आप कुछ डेफर्ड एन्युटी प्लान्स की तरफ तैयारी करें, ताकि जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद आपको रेगुलर इनकम वहां से आती रहे। इसके अलावा गारंटीड इनकम प्लान्स होते हैं। और जैसे आपने कहा कि बिल्कुल सही आपने बोला कि इस स्टेज पे आके जब उम्र 50 से 60 के बीच की है, रिटायरमेंट ज्यादा दूर भी नहीं है, तब कोशिश ये होनी चाहिए कि रिस्क कम लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को समेट के पार्क कर दिया जाए हाइब्रिड फंड्स में या बैलेंस एडवांटेज फंड्स में। और प्रोविडेंट फंड में भी देखा जाए कि कितना पैसा जमा हो गया। और अपनी जो डेट एसेट एलोकेशन है उसका जो एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हम हर प्रोग्राम में बताते आ रहे हैं उसको रिपीट कर देते हैं कि 100 में से अपनी उम्र घटाइए, उतना होना चाहिए इक्विटी में, 10% गोल्ड में और बैलेंस डेट में। तो अगर आपकी उम्र 50 साल है तो इक्विटी में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% गोल्ड में और 40% जो है वो डेट में। और आपकी दोनों चीजें पूरी हो जाती हैं अगर आप अच्छी खासी रकम अपनी हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप 58 के हो गए हैं तब आपका इक्विटी का जो है और कम होकर वो सिर्फ 40-42 रह जाना चाहिए और डेट में और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, ताकि जैसे ही आप रिटायर हो उसके बाद जो है आपकी रेगुलर इनकम की जो रिक्वायरमेंट है वो वहां से पूरी हो जाए। फिर स्टार्ट होती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो जब आप उसके बारे में कहेंगे तो हम उसकी बात करना शुरू करेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा बताया हमारे हिसाब से कि कंसोलिडेशन फेज में हमको क्या करना चाहिए, सारी चीजें समेट के उसको हाइब्रिड फंड्स में, डेफर्ड इनकम प्लान्स में, डेफर्ड एन्युटी प्लान्स में वहां निवेश कर देना चाहिए। बिल्कुल, बेसिकली आप रिटायरमेंट के बेहद करीब है तो आपको बहुत ही सीरियसली अब आपके रिटायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर आ रहे हैं। और राजीव जी, जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर आते हैं, टेक्निकली अगर इसको हटा के हम बोले, बेसिकली आप रिटायर जब हो जाते हैं तो 60 और 60 प्लस के लिए अब तो बहुत ऑप्शंस हो गए हैं इन्वेस्टमेंट के, ना सिर्फ फिक्स्ड इनकम स्कीम्स के में, बल्कि जो लोग मानिए इक्विटी में भी निवेश करना चाहते हैं या फिर बाकी जो रेगुलर निवेश चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, उनके लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपके हिसाब से सबसे मेन प्रायोरिटी क्या है? रेगुलर इन्वेस्टमेंट, रेगुलर माफ कीजिए आय के लिए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से बेस्ट है? देखिए, अनिल जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही जो थोड़े साल पहले तक ये मानी नहीं जाती थी कि 100 माइनस एज जो आप करें इक्विटी में इन्वेस्ट करें। इसका मतलब ये होता है कि रिटायरमेंट फेज में भी आपका इक्विटी का एक्सपोजर होना ही चाहिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है अब। पहले ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे, और अगर आपने एक अच्छी खासी पूंजी जमा कर ली है तो आप उसको फिक्स डिपॉजिट्स या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में रख के भी आपके रिटायरमेंट की जरूरत पूरी हो जाती थी। एक जमा पूंजी की बात थी, इंटरेस्ट रेट्स की बात थी, दूसरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हुआ करती थी उस समय। तो आपका रिटायरमेंट का फेज फिक्स डिपॉजिट के बलबूते पे बहुत लोगों ने बहुत सालों तक जनरेशंस ने निकाल दिया है। बट अब इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए हैं, साथ ही साथ आपकी उम्र, आपका जो लॉन्जेविटी है आपकी वो भी बढ़ गई है। तो हमेशा इवन पोस्ट रिटायरमेंट आपका इक्विटी का एक्सपोजर होना जरूरी है। वो कम होते जाना चाहिए, जरूर कम होते जाना चाहिए जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, बट इक्विटी का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। आपकी जो रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट है वो आपके एसेट एलोकेशन में से जो आपका डेट पोर्शन है उसमें से पूरी हो जानी चाहिए, और आपका जो इक्विटी पोर्शन है और जो गोल्ड का पोर्शन है वो उसको सप्लीमेंट कर करके, जैसे आपका उसमें जो वेल्थ क्रिएशन होगा वो आपके इनकम को जो आप इनकम विड्रॉ कर रहे हैं उसको थोड़ी हद तक उसको भरते रहते रहे, उसको रिप्लेनिश करते रहेगा, ताकि आपकी जो जमा पूंजी है वो एकदम से कम ना हो जाए और या किसी फोर्सिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से एकदम से खत्म ना हो जाए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
जो अनिल जी ने भी मेंशन की थी, और ये बात मैं दोहराना चाहूंगा कि पोस्ट रिटायरमेंट एक कन्वेंशनल विजडम ऐसा हुआ करता था कि पूरा का पूरा एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, फिक्स्ड इनकम में हो जाना चाहिए। वो बात अब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बहुत चेंजेस हो चुके हैं एनवायरनमेंट में। और अब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिटायरमेंट के बाद भी जब तक आप जिंदा रहे तब तक आपका इक्विटी में एक्सपोजर होना चाहिए। आपकी जो पूंजी है उसका वेल्थ क्रिएशन हमेशा चलते रहना चाहिए। ओके, और अनिल जी आपके हिसाब से पोस्ट रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहे? हमारे हिसाब से देखिए 5 ऐसी स्कीमें हैं स्वाति, जो हम हमेशा से अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं स्ट्रांगली, पोस्ट रिटायरमेंट में अपने लाइफ को थॉरली एंजॉय करने के लिए, फाइनेंशियल कंफर्ट के साथ, फाइनेंशियल जॉय के साथ, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ, आर्थिक स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए, आर्थिक मोक्षा के साथ। वो 5 स्कीमें क्या हैं? पहली तो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सरकार की स्कीम है, पोस्ट ऑफिस बैंक से मिलती है, 7.4 का ब्याज है, इन्फ्लेशन को थोड़ा बीट कर देता है। फिर है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वो LIC की स्कीम है, वो भी बहुत पॉपुलर है, उसमें 15 लाख की लिमिट है। फिर उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं बड़ी रकम जो है वो आप डेट फंड से SWP कीजिए। SWP का हम चाहेंगे सारे दर्शक इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। देखिए, रिटायरमेंट के बाद हमारी नंबर 1 रिक्वायरमेंट है रेगुलर कैश फ्लो, क्योंकि हमारे खर्चे तो कम नहीं हुए, हमने मेड की तनख्वाह भी देनी है, हमने ड्राइवर की सैलरी भी देनी है, हमें रेगुलर पैसे चाहिए। तो SWP इन डेट फंड्स में 50-60% जाना चाहिए आपका। उसके अलावा इमीडिएट एन्युटी प्लान्स हैं स्वाति, जैसे कि जीवन अक्षय, जीवन शांति, सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के हैं, जिसमें आप एक मुश्त कुछ पैसे देके और लगातार आपको लाइफ लॉन्ग वहां से पेंशन आती रहती है। और उसके अलावा एक और स्कीम है सरकार की जो बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। तो ये भी RBI के बॉन्ड्स हैं, आजकल इसमें 7.15 का ब्याज मिलता है। तो ऐसे करके एक पोर्टफोलियो बना के 30-40% तो रहे ऐसे स्कीमों में जहां से रेगुलर रिटर्न आती है, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना और फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। और बाकी जो पैसा है वो SWP इन डेट फंड्स, और जो इक्विटी में आपने रखा हुआ है, और धीरे धीरे उसको आप शिफ्ट करेंगे डेट में, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। जो फॉर्मूला हमने बताया, जब आप 65 के हो जाएंगे फिर थोड़ा पैसा इक्विटी से डेट में शिफ्ट कर देंगे, तब 70 में हो जाएंगे फिर थोड़ा और पैसा शिफ्ट कर देंगे, और वहां से आप सिस्टमेटिकली विड्रॉ करके अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स को डायमंड ईयर्स बना देंगे, अपनी आर्थिक निश्चिंतता के साथ जिएंगे। तो ऐसे करके अगर प्लानिंग करेंगे तो रिटायरमेंट का टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा निकलेगा। बिल्कुल, और एक्चुअली दो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, उनके शामिल होने की ब्यूटी यही है कि हमें कई डायमेंशंस समझने और सोचने को मिलते हैं। जैसे राजीव जी कह रहे हैं कि 60 के बाद भी आपके पास अगर मानिए 20-30 साल का टाइम है तो वाई नॉट इक्विटी में भी आप निवेश कीजिए। और अनिल जी जैसे कह रहे हैं कि थोड़ी टेंशन फ्री लाइफ अगर लेनी है तो ऐसे कई सारे ऑप्शन है फिक्स्ड इनकम में भी, जिससे आप रेगुलर इनकम भी ले सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी कमा सकते हैं। बट राजीव जी, सबसे इंपॉर्टेंट, हम हेल्थ इंश्योरेंस की नीड को यहाँ पर नहीं कर सकते हैं दूर, इसलिए बहुत शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली आफ्टर 60 एक नया प्लान लेना सही है, या फिर एग्जिस्टिंग प्लान को ही आप पोर्ट कर लीजिए, या फिर आपको एक अलग एक अपने लिए एक किटी रखनी चाहिए फॉर हेल्थ नीड्स? देखिए, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी एक ये हमेशा एक दुविधा रहती है कि वो सिर्फ अपने कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पे रिलाई करें कि खुद भी एक अपना इंडिपेंडेंट अपने और अपने फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लें। काफी कंपनी, पहले क्या होता था कि जैसे आप कंपनी छोड़ दें तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस, कंपनी का जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर था वो खत्म हो जाता था। आजकल काफी इंश्योरेंस कंपनीज ने ये फीचर ऑफर करना शुरू कर दिया है कि कोई आदमी अगर कंपनी छोड़ के जाता है, कोई एम्प्लॉय, तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस कवर वो अपने खुद पैसे देके कंटिन्यू कर सकता है। ये बहुत अच्छा फीचर है, पर आपके कंपनी में अगर ये फीचर नहीं है कंटिन्यूटी का, तो अपना अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 60 साल की उम्र में नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप जितना पहले वो शुरू कर दें, एक एडेड एक्सपेंस जरूर लगता है, पर जितना पहले आप शुरू कर दें और जितने लंबे समय तक का प्लान आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें उसका, कि 70-75 इस उम्र तक वो प्लान कंटिन्यू करेगा, वो आपके और आपके फैमिली के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इसको
स्पेशली एडवांस्ड एज में 50 के आसपास पहुंच के जब आप 45 से 50 के बीच में हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपका इंडिपेंडेंट हेल्थ इंश्योरेंस होना जो कंपनी से अलग है, ताकि अगर कल को आप कंपनी चेंज करते हैं या कंपनी से अलग, आपने सही बोला राजीव जी, कंपनी से अलग एक इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ प्लान होना जरूरी है। सिर्फ ऑफिस के हेल्थ प्लान पर आप रिलाय नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे सुविधा मिलती है तो अपने कंपनी के हेल्थ प्लान को पोर्ट आप करा सकते हैं, सो दैट जब आपका रिटायरमेंट हो जाए या नौकरियां बदल रहे हैं तो वो प्लान आपका कंटिन्यू रहे। समय क्योंकि कम है इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अनिल जी आपका और राजीव जी, आप दोनों ही इस बेहद ही खास टॉपिक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शामिल हुए और रिटायरमेंट तक की जिंदगी, इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद भी किन किन स्टेजेस से आपको गुजरना है और किस तरीके की उसकी प्लानिंग करनी है उस पर टिप्स देने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।